हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 11th के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसका जो सैम्पल पेपर है उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और उसी मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी के होने वाले हैं और उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे और कुछ ज़रूरी बातों को भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और मैं यहाँ जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट वी मेज़र यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस। आपको बोला कि स्प्रिंग बैलेंस की मदद से आप क्या मेज़र करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस से आपको पता होना चाहिए कि से कुछ फंडामेंटल बातें हैं कि जैसे आपके पास अगर कोई स्प्रिंग है, ठीक है, अगर उसका आपने कोई एक लोड लटकाया हुआ है, ओके, तो स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वो लगता है F इज इक्वल टू माइनस KX का लगता है, ठीक है। और इसके थ्रू से हम क्या मेजर करते हैं, देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस मेजर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, बाय अपोजिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग विद द फोर्स ऑफ एन एक्सटेंडिंग स्प्रिंग may be used to determine mass as well as weight by recalibrating the scale, ओके। स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, मास को मेजर या वेट को मेजर कर। एक्चुअली क्या होता है कि जब स्प्रिंग बैलेंस में एक्चुअली ये नॉर्मल लेंथ होता है, अगर जब इस पर लोड लटकाइएगा तो एक्सटेंड हो जाएगा। मान लीजिए एक्स स्टैंड हुआ, तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर आपके पास F इज इक्वल टू माइनस KX है, माइनस सोज द डायरेक्शन इज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, ओके, तो F इज इक्वल टू माइनस KX से तो mg देखना चाहते हो तो यहाँ से आप क्या है वेट निकाल सकते हैं एक्सटेंशन का। अगर आपकी स्प्रिंग कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट पता है तो आप आराम से वेट निकाल सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको वेट पता है तो आराम से आप मास भी निकाल सकते हैं KX बाई क्या कर सकते हैं, G से डिवाइड करके। क्लियर है। और आपको पता भी होना चाहिए कि स्प्रिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आपको टाइम पीरियड भी पूछा जाता है या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पूछ दी जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर क्या हो जाता है K/m, और इसी K/m से आप इक्वेट करके 2π/t लिख के K/m और यहाँ से t इज इक्वल टू 2π/रूट ओवर m/k। तो स्प्रिंग के लिए आपको बोला जाएगा कि टाइम पीरियड का डेफिनेशन लिखना है तो आप क्या लिखेगा 2π/रूट ओवर m/k। क्लियर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा का पूरा, थोड़ा सा कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट। क्या होता है टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू 2π/रूट ओवर m/k। क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, ठीक है। बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे कि राइट द डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहाँ आंसर तो लिखा हुआ है डायरेक्टली है, तो आप इसको एक्चुअली निकालने का तरीका क्या होना चाहिए, आपको बहुत फेमस फार्मूला पता है कि F इज इक्वल टू माइनस ईटा A dV/dx होता है, ठीक है। जहाँ पर ईटा क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और dV/dx जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट और वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से ईटा का डेफिनेशन हो जाएगा F/A इंटू dV/dx हो जाएगा, ओके। अगर हम F के डायमेंशन को पुट करने की कोशिश करते हैं तो F का जो डायमेंशन होता है डायमेंशन फार्मूला के हिसाब से mLT-2 हो जाता है, ओके। और एरिया का आपका L² होता है और पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी का L और ग्रेडियंट के लिए L तो ऊपर चला जाए, यहाँ वेलोसिटी के लिए LT-1 है और यहाँ पर L। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक L यहाँ से एक L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक L यहाँ से एक L कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा ML ऊपर चला जाएगा L-1 और यहाँ से देखिएगा तो आपका TV-1 बच जाएगा, ओके। तो जो यहाँ पर आंसर लिखा है वही इसका अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए, आप इसको चाहे तो एक और तरीका से स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टोक्स थ्योरम में आपको पता होना चाहिए कि F बराबर 6π/RV, ठीक है। आप वहाँ से भी ये चीज़ निकाल सकते हैं, ओके, बट नॉट नेसेसरी, ओके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विच थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इज डिफाइन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो कौन सी थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल की बात की जाती है, एग्जैक्टली याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी की बात की जाती है। एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी होती क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स के पास खुद टेम्परेचर के कारण से, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि टेम्परेचर फैक्टर के कारण से जो भी एनर्जी वो पोस्ट करता है दैट इज नोन एज द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और जैसे कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन जानते हैं dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। इस dQ के बारे में खासियत बात जान लीजिए कि अगर ये आइडियल गैस के लिए है तो ये केवल टेम्परेचर का फंक्शन होगा, और अगर ये रियल गैस या नॉन आइडियल गैस के लिए तो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंडेंट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बढ़ते हैं, वाई अ गैस इज कूल्ड व्हेन एक्सपेंडेड, ठीक है। और अगला इसमें है बोला गया है कि एयर प्रेशर इन ए कार टायर इंक्रीज और डिक्रीजिंग ड्यूरिंग ड्राइविंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि जब गैस को कूल किया जाता है तो वो जब एक्सपैंड होता है तो वो कूल क्यों हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा कि जब कोई कंटेनर, सपोज कीजिए एक कंटेनर है, ठीक है,
और इसको हमने कूल किया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, ठंडा किया, सॉरी व्हेन एक्सपेंडेड, जब ये एक्सपैंड होता है, ओके, जब ये फैलता है, सपोज कीजिए कि हमने इस पिस्टन को यहाँ पर लगाया हुआ, ये पिस्टन ऊपर यानी गैस क्या हो गया, फैल गया। जैसे ही गैस फैला, इसकी वॉल्यूम क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। तो जैसे ही इसकी वॉल्यूम इंक्रीज की है तो क्या हो रहा है कि गैस इज कूल्ड व्हेन एक्सपेंडेड ड्यू टू द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज। अभी मैंने बताया कि इंटरनल एनर्जी का फंक्शन होता है, ओके। तो गैस अगर एक्सपैंड करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है, दैट्स वाई उसका टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है और वो कूल हो जाता है, ओके। और इसके अपोजिट अगर गैस को आप कंप्रेस करते हैं, ठीक है, गैस को अगर कंप्रेस करते हैं तो उसमें क्या देखने को, हीटिंग देखने को मिल जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा था एयर प्रेशर इन अ कार टायर इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग ड्राइविंग। तो देखिए ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि अगर कार का कोई टायर है, ओके, कार का कोई टायर है, अगर आप इसको ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि जब उस पर टायर ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, जब वो ड्राइव हो रहा है तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि इसकी वॉल्यूम जो होती है, कार के अंदर जो हवा है वो तो कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम तो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है तो आपको पता है चार्ल्स लॉ के अनुसार प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जब वो कंप्रेस भी हो रहा है, ठीक है, जब वो क्या हो रहा है, अभी कंप्रेस भी हो रहा है, मतलब उसमें वॉल्यूम में तो कोई चेंजेस देखने को नहीं, मेरे कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम हो रहा है। तो ड्यूरिंग ड्राइविंग क्या लिखा गया है, देखिए आप यहाँ पढ़िए, यहाँ से एयर प्रेशर इन कार टायर इंक्रीजेज ड्यूरिंग ड्राइविंग ड्यू टू द मोशन ऑफ द कार, द टेम्परेचर ऑफ द कार इनसाइड द टायर, ठीक है, जैसे ही मोशन करता है टेम्परेचर उसका इंक्रीज करता है, दैट्स वाई उसका प्रेशर भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। कंडीशन प्रोवाइडेड है कि यहाँ वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कार के अंदर का वॉल्यूम, जो टायर का वॉल्यूम है वो चेंज होना चाहिए, कार के अंदर का वॉल्यूम नहीं, उसके टायर का वॉल्यूम की बात करें, ठीक है। अगला जो थर्ड क्वेश्चन इसमें है कि नेम द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका dt जो 0 होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको आइसोकोरिक बोलेंगे, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको आइसोबेरिक कहेंगे, और नो एक्सचेंज ऑफ हीट अलाउड है तो उसको एडियाबैटिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सब बात आपको पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए ये सब सारे के सारे डेफिनेशन है, तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी बना सकते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ क्या होता है। देखिए इलास्टिसिटी क्या क्या डेफिनेशन है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बिग स्ट्रेच और कंप्रेस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। अगर कोई बॉडी है, इलास्टिसिटी है, ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है, कोई भी बॉडी का अपना ओरिजिनल शेप और साइज का, ठीक है, जब उस पर फोर्स अप्लाइड किए तो उस फोर्स का हटने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को लेने की जो टेंडेंसी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। अगला क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट बीइंग स्ट्रेच और पुल्ड, विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट फॉलिंग और ब्रेकिंग। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस मतलब मटेरियल की वो स्ट्रेंथ, ठीक है, जब तक वो बॉडी खुद को बिना ब्रेक किए उस नॉर्मल स्ट्रेस को, या फिर सॉरी उस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकती है मैक्सिमम, ठीक है। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपने उस पर बहुत सारा लोड दिया, लेकिन एक लिमिट होगी ना कि बिना फ्रैक्चर किए उतना दूर तक वो लोड को बर्दाश्त कर सकता है, तो जिस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है उसको हम लोग कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, उसके नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इलास्टिक लिमिट की जो थर्ड डेफिनेशन, इलास्टिक लिमिट इज डिफाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर द परमानेंट डिफॉर्मेशन। इट इज द highest limit of the material before the plastic deformation of the material can occur. Once the stress or force is removed from the material come back to its original shape. Okay, one thing you have to remember, आपको पता है जो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ होता है वो ये जो लिमिट होता है उसके बाद आपको ग्राफ को मैं एक बार थोड़ा सा फिर से बना के बताता हूँ। ये अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ जो होता है, इधर स्ट्रेस होता है, इधर क्या होता है, स्ट्रेन होता है, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से वेरी करता है, ओके। तो जहाँ तक हुक्स लॉ को वो फॉलो करता है, ध्यान से समझिए, जहाँ तक वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। और जैसे ही अगर आप उसमें फोर्स लगाया उसकी टेंडेंसी होगी कि वो वापस आना चाहेगा, और जैसे आपने उसको हटा दिया वो फिर से हटा दिया तो वो चाहेगा वापस आ जाना। अगर उसके बाद आपने उस पर एक्स्ट्रा और उस पर फोर्स अप्लाइड किया, ठीक है, बेसिकली उस पर अपनी स्ट्रेन अप्लाई किया, तो वो क्या लेगा, परमानेंट डिफॉर्म हो जाता था, ठीक है। ये आपको ग्राफ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये होता है इलास्टिक लिमिट का डेफिनेशन, जहाँ तक वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को रख सकता है। उसके बाद अगर है तो वो क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा, बॉडी बिकम प्लास्टिक बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही इस डेफिनेशन में लिखा गया है। अब अगला जो क्वेश्चन 6 है, बोला गया कि विच इज मोर इलास्टिक, ठीक है, विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबड़। देखिए इसका आंसर है कि आप सोच के देखिए कि स्टील और रबड़ की बात करें, ठीक है,
अगर आपने दोनों में बराबर का फोर्स लगाया, आप स्ट्रेस स्टील में थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, रबड़ में, रबड़ के एक्सटेंशन को आप देख सकते हैं, रबड़ टेक्स टाइम ऑफ फ्यू माइक्रोसेकंड टू टेक इट रिगेन शेप और साइज, बट स्टील टेक्स वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल माइक्रोसेकंड टू रिगेन इट्स शेप एंड साइज। ओके, यहाँ पर क्या कहलाएगा, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन रबड़ इज मच लार्जर compared to in strain. That means the steel has a larger value of Young's modulus elasticity and hence it has more elasticity than rubber. Okay, देखिए ये तो मैंने आपको जो बताया वो टेक्निकल भाषा में, जो तो नॉर्मल भाषा में समझना, लेकिन यहाँ पे जो लिखने वाली बात है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि स्टील का जो होता है यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रबड़। ठीक है, तो जो वो ज़्यादा स्ट्रेन को बर्दाश्त कर सकता है, इसी कारण से क्या है कि वो ज़्यादा इलास्टिक बॉडी कहला जाता है इन कंपैरिजन टू रबड़। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं स्टील का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन जाके, जैसे कि अभी मैंने आपको ग्राफ बताया, पर रबड़ का ग्राफ जो होता है, रबड़ उस तरह का, वो रबड़ जो होता है आपको रबड़ की स्पेशल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे रबड़ के लिए आप ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाते हैं तो रबड़ जो जाता है एक बार तो ऊपर जाएगा, अगली बार वो उस पाथ को ओबे नहीं करता। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा रीजन मिलता है रबड़ के लिए जहाँ पे क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली, अगर आप उसको स्ट्रेस और एक बार फोर्स लगाइए, एक बार फोर्स हटाइए, तो वो कंटिन्यूसली हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, यानी रबड़ को आप लगातार खींचते और छोड़ते रहिए। ठीक है, एक बार एक्सटेंड कीजिए, एक बार क्या कि कंप्रेस एक्सटेंशन कंप्रेशन करते रहिए तो रबड़ बिकम है ड्यू टू द लॉस। ठीक है, ये फिनोमेना आपको रबड़ में देखने, बट ये फिनोमेना को रबड़ स्टील में देखने नहीं मिलेगा। ओके, अगला जो है ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक्चुअली है क्या, ये एक तरह का मेजरमेंट है विस्कस ड्रैग को नापने का। जैसे मैंने आपको अभी बताया F बराबर माइनस ईटा ए dv बाई डी, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ये हमें निकालना है। तो एक्जैक्टली क्या डेफिनेशन लिखा गया, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी of 1 centimeter per second between the parallel layer of fluid. The unit of usually expressed in the poise और क्या लिखा हुआ सेंटीपोइज। ओके, देखिए होता क्या है, यहाँ जो टेक्निकल भाषा जो यूज़ किया जा रहा है वो क्या है, बोला गया कि लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स के बीच हर एक लेयर एक दूसरे के मोशन को क्या करना चाहता है, अपोज करना चाहता है। तो वो जो ड्रैग महसूस हो रहा, अपोजिट महसूस हो रहा, उसको मेजर करने के लिए फोर्स है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एज द डिफाइन एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी फोर्स ऑफ ड्रैग that is required to maintain a velocity of relative velocity, एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड बिटवीन पैरेलल लेयर, इस लेयर के अपोजिट जो लेयर्स उनकी वेलोसिटी में कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड का होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन पैरेलल लेयर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, द यूनिट जो होता है इसके लिए जो होता है डेकापॉइज या पॉइज भी यूज किया जाता है, सेंटीपॉइज भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टेम्परेचर विच द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ओके, किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होता है स्केल क्या होता है, न्यूमेरिकली क्या होता है, सेम होते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे एक्जैक्टली में आपको पता होना चाहिए कि F बराबर होता है आपका 9/5C + 32, ये रिलेशन होता है। अगर F और C न्यूमेरिकली सेम अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, F और C को दोनों को x मान लेते हैं। तो x बराबर आपका 9/5 x + 32, तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका x का वैल्यू 40 मिल जाएगा, दैट मीन्स -40 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। एक्जैक्टली वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो कि पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है SHM, उसके बीच में कितना का फेज डिफरेंस होगा। तो मैं एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके लिए y = a sin ω t + phi का इक्वेशन ओबे करता है, और इसी को अगर डिफ्रेंशिएट करते तो साइन का फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, एंड इट गिव्स यू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक साइन का फंक्शन कॉस में कन्वर्ट हुआ है, दैट मीन्स द फेज डिफरेंस ऑफ π/2। ओके, कितना का फेज डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, π/2 का फेज डिफरेंस, इसलिए यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे इसको π/2 से रिप्लेस कीजिए। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बता देता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और हो सके तो आप गूगल इंटरनेट का भी सहारा लेके बता सकते हैं, स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। ओके, कि स्ट्रेस इज इक्वल टू ऑल्सो द फोर्स पर यूनिट एरिया एंड प्रेशर इज ऑल्सो द फोर्स पर यूनिट एरिया, सो क्या दोनों सेम है या दोनों में कोई डिफरेंस है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसको कहते हैं, जब कोई
एग्जैक्टली मैकेनिकल वेव किसी मीडियम से अगर ट्रैवल करा, उस मीडियम के पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी मीडियम के पार्टिकल उसी मीडियम डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है, विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकता है। लाइट जो कि एक ट्रांसवर्स वेव है वो विदाउट मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो और जब इसके ऑपोजिट अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो जिधर अगर वेव जा रहा है ठीक उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आप जानते हैं कि अगर दो बॉडी एक दूसरे के m1 और m2 मास है, दोनों के बीच में सेपरेशन अगर r है तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर का लगता है। ठीक है, यानी मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिलता है। ओके, तो ये आपका न्यूटन्स का ग्रेविटेशन का लॉ है। आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए, मैं क्वेश्चन इससे आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर दोनों पार्टिकल के बीच में सेपरेशन को हाफ कर दिया गया तो बताइए फोर्स कितना टाइम होगा। ये बच्चा वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, अब ऐसा मत लिखिएगा कि स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच में एक स्मॉल लेटर है और कैपिटल लेटर है, नहीं। स्मॉल जी जो होता है वो आपका क्या बताता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड होती है एंड इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अर्थ से ऊपर जाइएगा, बहुत हाइट तक ऊपर चले जाइएगा तो भी कम, डेप्थ में चले जाइएगा तो भी कम, इक्वेटर पे चले जाइएगा चेंज होगा, पोल पे वैसे ही रहता है। ओके, लेकिन जो जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है और ये कंप्लीटली रूप से क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या लिखा है, स्केलर, बट स्मॉल जी जो होता है वो वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस और भी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बोला गया टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइप्स कितने होते हैं, तो बेसिकली देयर इज अ वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस इन फिजिक्स बट मेनली इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3। ठीक है, इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल शेयरिंग और एक क्या होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिए कि इनके बारे में डिटेल यहाँ पढ़ नहीं सकते। ठीक है, इट्स नीड सम टाइम। क्वेश्चन नंबर 13 की और बात करते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, व्हाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। रेन ड्रॉप जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के ही क्यों होते हैं। तो देखिए रेन ड्रॉप जो होते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, रेन ड्रॉप स्टार्टेड टू फॉर्म अ रफली स्फेरिकल स्ट्रक्चर ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण से रेन ड्रॉप जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप लेना चाहते हैं। सरफेस टेंशन इज द स्किन ऑफ द बॉडी दैट मेक्स द मॉलिक्यूल स्टिक। सरफेस टेंशन का मतलब होता है कोई बॉडी की ऐसी टेंडेंसी जिसके कारण से वो खुद को क्या करना, छोटा करना चाहता है। क्योंकि अगर सरफेस टेंशन छोटा होगा तो सरफेस की एनर्जी भी छोटी होगी, और सरफेस की एनर्जी अगर छोटी होगी तो सरफेस पर रहने वाले पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम हो जाएगी तो पार्टिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा लेता है। ठीक है, इसको हम मॉलिक्यूलर थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, और ठीक है, दिस यहाँ पर क्या लिखा है, द सरफेस टेंशन द स्किन ऑफ द बॉडी दैट मेक्स द मॉलिक्यूल स्टिक। दिस cause is the weak hydrogen bond that occur between water molecule। ओके, ये लाइन क्या है आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए मैंने अभी बताया आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज अलाउड होता है। ठीक है, इतना बात आपको याद रखिएगा। ज़्यादा आप मैथमेटिकल देखना चाहते हैं तो dt इज इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा और यहाँ पर dq इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, 0। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन विच इज नॉट ओसिलेटरी। देखिए ध्यान से, प्लैनेट्स का मोशन सन के अराउंड जो होता है वो एक तरह का पीरियोडिक मोशन होता है, और बट वो ओसिलेटरी मोशन नहीं होता है। उसके बाद न्यूक्लियस का मोशन जो होता है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन का मोशन न्यूक्लियस के अराउंड में वो भी क्या होता है, पीरियोडिक होता है बट ओसिलेटरी नहीं होता। आप सर्कुलर मोशन को ले लीजिए, वो पीरियोडिक मोशन है बट ओसिलेटरी मोशन नहीं है। एग्जैक्टली ओसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं, जो ट्रू एंड फ्रो मोशन को होता है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में मेरे जो अगला चैनल है उसमें मैंने बताया हुआ, आप जाके चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, बट आई थिंक इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर यू, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में आप सारी चीज़ को कवर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, डिफाइन ट्रांसवर्स वेव मोशन। ठीक है, ट्रांसवर्स में मैंने आपको बताया कि जिस मीडिया जिधर वेव जा रहा है ठीक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स अगर वाइब्रेट करे तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने तालाब में पत्थर को फेंका, ठीक है, तालाब में पत्थर को आपने देखा होगा कि वेव उसके आगे जा रहा है, क्या पार्टिकल उठ के वहाँ गया, उसके पार्टिकल देखते हैं ऊपर
अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, तो तालाब में उठने वाला पार्टिकल जो वो वेव होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में हमेशा याद रखिएगा कि एनर्जी और मोमेंटम जो होता है वो ट्रांसफर होता है, बट मास कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, ट्रांसवर्स वेव की मदद से ही हम क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ते हैं पोलराइजेशन, उसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बात में बताई कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप चाहे तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, बट वीडियो को ध्यान से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको क्लियरली से देखिए, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ तक डिस्कस किए हैं, आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं क्लियर हो गया। कोई अगर दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, मैं अगर आपका कमेंट जो है अगर आपका लॉजिक सही है तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू।